आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखोगे तो लाइफ में एक बार तो मेहनत करता है। हो सकता है उसने 12th में किया होगा, 12 के बाद किया होगा या ग्रेजुएशन के बाद किया होगा, बट वो मेहनत जरूर करता है और इसी मेहनत के वजह से एक वो सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है। एंड अगर आप आईबी मैट एग्जामिनेशन के लिए ड्रॉप ले चुके हो या ड्रॉप लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं ड्रॉपर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और आने वाले 6 to 8 मंथ्स में आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए उसके बारे में एक रोड मैप आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले सवाल ये आता है कि क्या सच में मुझे ड्रॉप लेना चाहिए क्या? क्योंकि जब लास्ट टाइम अपने आईपी मैट को प्रिपेयर किया था, हो सकता है उस टाइम पे आपके बोर्ड्स के एग्जाम होंगे या आपने आईपी मैट को सेकेंडरी एग्जाम कंसिडर किया होगा, बट इस बार आप क्या सोचे हो कि मुझे सच में आईपी मैट ही देना है करके। तो इसीलिए आज से लेके आपके आईपी मैट एग्जामिनेशन खत्म होने तक आपको डेडिकेटेड रहना है आपके आईपी मैट एग्जाम को लेकर। और इस ईयर को जस्ट गैप ईयर मत लेना। अगर आप सही से डिसिप्लिन के साथ एक साल इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले समय में आपका एक अच्छा आउटपुट निकल कर आएगा और आप अपने आप को देखोगे एक अच्छे टॉप 20 स्कूल के अंदर, जहां पर आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है और एक अच्छे पैकेज के साथ आप 5 साल के बाद निकल के और अपनी कॉर्पोरेट जर्नी भी स्टार्ट कर लोगे। तो इसीलिए अगर आप ये साल इन्वेस्ट करोगे तो सही से इन्वेस्ट करो, क्योंकि यहां पर दो प्रॉब्लम आएंगी। सबसे पहला प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो तो बीच में कहीं ना कहीं भटक जाओगे। तो इसीलिए सही से आपको प्लान करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अब एक गलती आपको ये नहीं करना है कि केवल और केवल आईपी मैट इंदौर नहीं देना है। आईपी मैट इंदौर के अलावा आपको रोहतक भी देना है और जिपमैट का एग्जाम भी देना है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि अगर आप एक बार आईएम के अंदर जाना ही है तो सारे एग्जामिनेशन कंसिडर करो ना। केवल आईआईपी मैट इंदौर को अगर करोगे तो आपके पास सिर्फ एक कॉलेज रहेगा, बट अगर आप इन दोनों एग्जाम को टारगेट करते हो, आईआईपी मैट रोहतक एंड जिपमैट, तो आपके पास टोटल 7 आईएम्स का जो है वो डोर ओपन हो जाएगा। और इन तीनों एग्जामिनेशन में कॉमन क्या है सर? कॉमन ये है क्वांट्स और उसके अलावा वर्बल एबिलिटी। और केवल इन दो एग्जाम को आपको पढ़ना है लॉजिकल रीजनिंग। तो एक सब्जेक्ट अगर आप सही से पढ़ते हो तो आपके हाथ में 7 आईएम्स में जाने की जो है वो डोर यहां पर ओपन हो जाता है। तो इसीलिए आपको इन तीनों एग्जाम को टारगेट करना चाहिए। एंड अगर आप चैनल पे नए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वो है हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का ये जो ग्रुप, इसको जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पर जो भी आपके डाउट आता है रिगार्डिंग योर आईपीएम प्रिपरेशन आप यहाँ पूछ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ आईएम्स के स्टूडेंट्स भी है जो ऑलरेडी आईपीएम प्रोग्राम में एडमिशन ले चुके हैं, तो वो भी आपको एज अ मोटिवेशन काम करेंगे। कहीं पर भी अगर फंस जाते हो तो वहां पर डायरेक्टली हमें पूछ सकते हैं। अब सबसे पहला, जब गैप अगर लेना है तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, वो ये है कि सर एनालाइजिंग योर पास्ट मिस्टेक। आप जितने भी मिस्टेक्स लास्ट ईयर किए होंगे उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों सर? क्या होता है एनालाइजिंग पास्ट मिस्टेक के अंदर? लास्ट टाइम जब आपने आईपी मैट को प्रिपरेशन किया था तो उस टाइम पे क्या सच में सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्या आपका आईपी मैट प्राइमरी एग्जाम था क्या? एंड अगर आपका प्राइमरी एग्जामिनेशन था तो आपने उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और जो इंग्लिश का सिलेबस है वो क्या सच में आपने कंप्लीट किया था क्या? सबसे पहला सवाल आपको पूछना है। ऐसा होता है ना दोस्तों, देखो कि मोस्टली जनवरी का मंथ, उसके साथ फरवरी का मंथ और मार्च का मंथ, ये 3 मंथ में आपके होते हैं बोर्ड के एग्जाम्स। और सारे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा अभी आपको फोकस करना चाहिए बोर्ड एग्जाम पे। क्यों? अगर आप बोर्ड ही पास नहीं करोगे तो कहां से जाके आप आईपीएट एग्जाम दोगे? तो इसीलिए यहां पर 3 मंथ्स में आप ध्यान देते हो पूरे आपके बोर्ड एग्जाम पे। तो इसमें क्या होता है, जो आपने पहले पढ़ाई किया था तो शायद हो सकता है आपको भूल जाते हो, क्योंकि आप अगर अगेन आपका जैसे कि अगर आप साइंस में हो तो आपका मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, वहां पर बहुत सारे बच्चे ध्यान देते हैं। तो इसीलिए आपको पहला जो देखना है कि जो आपने सिलेबस लास्ट टाइम पढ़ा था वो क्या सच में पूरा आपने कंप्लीट किया था क्या, वो सबसे पहले देखना है। और उसके साथ ही आपको एक सबसे मेन चीज क्या करनी है, जब मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे ना तो एक नोटबुक आपको बनानी है, उसके ऊपर सारे गलतियां सबसे पहले लिखो। पहला गलती क्या थी आपकी? क्या आपने सच में सिलेबस खत्म किया था क्या? उसके बाद आपने क्या एनफ प्रैक्टिस करी थी क्या हर एक टॉपिक वाइज? आपने मान लो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपने परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा और उसके ऊपर क्या आपने सच में 200 क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या? नहीं किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो ये आपका सबसे बड़ा गलती है। सभी गलतियों को आपको लिखना पड़ेगा। उसके साथ ही क्या आपकी सच में रीडिंग की हैबिट लग चुकी थी क्या? क्योंकि अगर आप वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपकी अच्छी रीडिंग हैबिट है तो केवल और केवल मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम 25 सवाल
तो आपके वहां पर वर्बल एबिलिटी के अंदर सिर्फ रीडिंग से बन जाता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहली चीज देखनी है कि क्या आपकी रीडिंग की हैबिट लास्ट टाइम में लगी थी या नहीं थी करके। अगर नहीं लगी है तो आज से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा रीडिंग को। तो रीडिंग में क्या करना है, केवल और केवल डेली का 30 मिनट्स आपको रीडिंग करनी है। सर रीडिंग में ना मुझे द हिंदू पढ़ने को बहुत ज्यादा बोरिंग सा लगता है, तो मैं रिकमेंड करता हूं पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए नॉवेल्स के साथ, या जो न्यूज़पेपर के अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स वाला पेज हो गया, कोई एक्टर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है वो पढ़ो, ताकि आपका रीडिंग पे हैबिट बन जाए। पहले हैबिट बना लो, उसके बाद आपको धीरे धीरे करते करते क्या है वो हैबिट कन्वर्ट हो जाएगा आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एक आदत के अंदर। तो इसीलिए आपको पहले हैबिट बनाना पड़ेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। तो दूसरी चीज क्या है, देखो सर, ये है कि आपने सच में जितने मॉक्स देने चाहिए तो क्या आपने मॉक्स दिए थे क्या। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि 10-12 मॉक दे दिए और मॉक देने के बाद जो है वो डायरेक्टली जंप करते हैं कि सर मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मैं छोड़ देता हूं, अभी डायरेक्टली एग्जाम के लिए फोकस करता हूं। ये गलती नहीं करनी है। इस बार आपको मॉक्स बहुत देने हैं। क्या आपने सेक्शनल मॉक दिए थे क्या आपने टॉपिक और टेस्ट प्रैक्टिस की थी क्या, सब कुछ जो जो मिस्टेक्स आपने पहले किए थे वो एक बार जरूर बैठ के सबसे पहले उस पेज के ऊपर आपको लिखना है। देखो दोस्तों, हम सारे एजुकेटर्स जो भी आपको पढ़ाते हैं वो केवल और केवल आपको डायरेक्शन देंगे। पढ़ना आप ही को है, एग्जाम आप ही को देना है, हमारा सिर्फ काम है आपको धकेलना, आपको चीजों को सही तरीके से समझा के बताना। यही इतना ही हम कर सकते हैं, इसके अलावा सब कुछ आप ही को करना है। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप आपका होगा, गैप ईयर अगर आपको लेना है तो वो ये है कि सर हमें जो भी मिस्टेक्स हमने किए थे उसको सच में हमने लिखे हैं। अगर लिखे तो क्या वो सच में सच है क्या, ये देखना आपको जरूरी है। उसके साथ में अगर मैं रोड मैप की बात करूं, अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हो तो क्वांट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक के अलावा इंपॉर्टेंट होता है आपका नेक्स्ट अलजेब्रा, क्योंकि आपका जो पेपर है वो मोटा मोटा 60% यहीं से आता है। तो इसीलिए आपका पहला फोकस होना चाहिए क्वांट्स में, अरिथमेटिक खत्म करो, उसके बाद में अलजेब्रा खत्म करो। तो सिलेबस आपको कब तक खत्म होना चाहिए सर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 मंथ्स के अंदर आपका जो कंप्लीट सिलेबस है होना चाहिए खत्म। क्योंकि अभी आपके पास कोई और एग्जामिनेशन भी नहीं है, ना ही कहीं पर भी आपको कोई बोर्ड्स का एग्जाम देना है या आपको कोई JEE देना है, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आपको IBYT देना है ना। तो इसीलिए ये 3 मंथ्स आपको डेडिकेटेडली देना है सिलेबस को खत्म करने के लिए। अब सर ने कहा है सिलेबस खत्म करने को, तो ऐसा नहीं करना है 2 दिन के अंदर हमने चैप्टर खत्म कर दिया। देखो दोस्तों, केवल और केवल ये सवाल कभी को नहीं पूछना है किसी को भी कि सर कितने घंटे पढ़ने से हमारा एग्जाम निकल जाएगा। टारगेट आप टाइम वाइज मत करो, टारगेट करो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, जैसे कि मुझे आने वाले 3 दिन के अंदर कंप्लीट परसेंटेजेस पढ़ना है, कंप्लीट मुझे वहां पर लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। तो पढ़ना कैसे है, अगर आप उस चैप्टर को पढ़ते हो तो उसके ऊपर कितने भी सवाल अगर मैं आपको दूं, एटलीस्ट उसमें से 80% सवाल आपके बनने चाहिए। अगर आपने परसेंटेजेस को पढ़ा या प्रॉफिट लॉस को पढ़ा, मैंने मान लीजिए मैंने आपको शीट दे दी 50 क्वेश्चन की, एटलीस्ट मे भी आप में उसमें 35 क्वेश्चन बनने चाहिए। अगर आप चैप्टर पढ़े हो, आपने 10 क्वेश्चन भी नहीं बन रहा तो क्या फायदा है। इसीलिए सिलेबस अच्छे से खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर आप फास्ट में करोगे तो सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 मंथ्स में प्रॉपर तरीके से सिलेबस खत्म करना है। और उसके साथ ही इंग्लिश के लिए आपको सारे ग्रामर उसके रूल अच्छे से करने हैं, और एक 30 मिनट्स के साथ डेली रीडिंग करने से क्या होगा, आपका रीडिंग की हैबिट बनने लगेगी और आपको बहुत कुछ हेल्प होगा। उसके बाद क्या करना है, जनवरी फरवरी के बीच में, क्योंकि लास्ट टाइम यहां पर आपके थे बोर्ड्स एग्जाम, तो ये हो सकता है मे भी आपको प्रिपरेशन के अंदर थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। पर जनवरी एंड फरवरी में ये 60 डेज आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे उन सभी चैप्टर के ऊपर आपको एटलीस्ट 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब आपने सर यहां पर हमें अभी तक मॉक के बारे में बताया नहीं है। देखो मॉक्स होते क्या है दोस्तों, अभी केवल अगर आप फुल लेंथ मॉक लगाते हो तो क्या होगा, उसमें कम स्कोर आएगा और आपका मोटिवेशन डाउन होगा। अभी तक आपने सही से पढ़ाई स्टार्ट किया ही नहीं है तो मॉक देके कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए इस 3 मंथ्स के अंदर आपको केवल क्या करना है, मोटा मोटा मैं कहना चाहूंगा 5 to 7 मॉक्स यहाँ पे लगाओ। वो कब लगाने हैं, स्टार्टिंग में लगाने क्या, नहीं लगाने, केवल और केवल अगर आपने 50% सिलेबस खत्म किया है तब जाके ही आप ये मॉक्स लगा सकते हो। ये 3 मंथ्स के अंदर, अभी मॉक्स के पीछे मत भागो। अभी आपको ध्यान देना चाहिए टॉपिक टेस्ट के ऊपर, उसके साथ सेक्शनल टेस्ट के ऊपर। तो इसीलिए यहां पर मैंने कहीं पर भी फुल लेंथ मॉक के बारे में बात नहीं करी है। उसके बाद जैसे ही आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े थे उसके ऊपर आपके 100 क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाते हैं, मतलब मैं कहना चाहूंगा देखो, परसेंटेज के ऊपर 100 क्वेश्चन, उसके बाद प्रॉफिट के ऊपर 100 क्वेश्चन, उसके साथ SIC के 100 क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स के ऊपर एटलीस्ट आपके 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए ये 2 मंथ के अंदर। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपको मार्च के अंदर आओगे ना तो आपको देने हैं वीकली के 4 मॉक। जब ये बात कर रहा हूं आगे जाके
यहां पर आपको देने हैं वीकली के 4 मॉक। ये 4 मॉक क्यों देने हैं? ये फुल लेंथ मॉक है, क्योंकि आप फरवरी आते तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका होता है और आपने यहां पर एनफ प्रैक्टिस भी करी है। तो इसीलिए ये आइडियल मंथ होता है मार्च का आपके मॉक्स देने का। यहां पर जाके आपके मॉक्स के स्कोर जो है 180 से लेके 200, 220 से लेके 250 इसके रेंज में आने ही चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन भी होना चाहिए। तो इसीलिए क्या करना है आपको कि मार्च के मंथ के अंदर आपको 4 फुल लेंथ मॉक लगाने हैं और यहां मॉक लगाने के बाद आपको उसको एनालिसिस भी करना है। मॉक जैसे आपने दिया, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी मेरे कुछ प्रॉफिट क्वेश्चंस नहीं बन रहे, अभी तक मुझे ज्योमेट्री के अंदर बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसमें क्या है आपका एनालिसिस निकल कर आता है कि ये चैप्टर मुझे दोबारा रिवाइज करना है। तो वो रिवीजन करने के बाद जो है आप अगेन जब नेक्स्ट मॉक लगाने जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो इसीलिए यहां पर आपको लगाना है फुल लेंथ मॉक्स। और उसके बाद अप्रैल के अंदर अगेन आपको फोकस करना है वीक एरियाज पे कि सर मैंने बहुत पढ़ाई कर ली फिर भी मेरा जो है वहां पर प्रिपरेशन नहीं हुआ था, तो इस चैप्टर को मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए क्या करना है आपको यहाँ पे वीक एरियाज पे काम करना है अप्रैल के मंथ में और उसके बाद डेली आपको यहां पर फुल लेंथ मॉक लगाना है। तो इसका मतलब क्या बन गया कि मोटा मोटा हमें फर्स्ट 3 मंथ में फोकस करना चाहिए सिलेबस खत्म करने पे और उसके बाद हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हर चैप्टर पे कम से कम 100। ओके ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, अगर एक डेली रूटीन के बारे में बात करो तो कैसा होना चाहिए? देखो सबसे पहले सुबह फ्रेश माइंड आपको करना चाहिए मैथ्स की प्रैक्टिस, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, मैथ्स आपका सबसे चैलेंजिंग है और बहुत सिलेबस वास्ट भी है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, फ्रेश माइंड के साथ आपको यहां पर मैथ्स की प्रैक्टिस करने हैं। एक और बात यहां पर ध्यान रखो, लॉजिकल रीजनिंग को लेकर मैंने यहां पर 5 बजे क्लास स्टार्ट करी है पजल की, उसको डेली अटेंड करना है। 5 बजे 5 पजल आपको मैं करवा रहा हूं जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा। और ये सीटिंग अरेंजमेंट एक दिन में नहीं होगा, आपको कम से कम इसके ऊपर 40 to 50 क्लासेस देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका लॉजिक और जो आपका एक अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक को लेकर वो बन जाएगा। तो लॉजिकल रीजनिंग पूरा टेंशन छोड़ दो, मेरे पे आप कंप्लीटली ट्रस्ट करो, मैं आपको लाइव क्लासेस के साथ जो है कंप्लीटली इसका प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो इसीलिए मैंने यहां पर उसको ऐड नहीं किया, वो धीरे धीरे आगे जाके कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या है। आफ्टरनून में क्या होता है, थोड़ा सा बोरिंग सा टाइम होता है, इसलिए इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग करना है। इवनिंग में क्या करना है, आपको मॉक लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि सर मैंने प्रिपरेशन की है तो एक फुल लेंथ मॉक लगा के देखो, ऐसे जरूरी नहीं कि हर दिन मॉक लगाना है फुल लेंथ, केवल अभी आपको फोकस करना है आपके टॉपिक टेस्ट उसके साथ आपके सेक्शनल मॉक के ऊपर। एंड अड्डा 247 का आप ऐप इंस्टॉल कर लो, उसमें आप आईपी मैट का अगर सिलेक्शन करते हो तो उसके अंदर आपको डेली क्विजेस मिल रहे हैं हर टॉपिक के ऊपर, तो वो भी आप लगा सकते हो यहाँ पर। उसके साथ आगे क्या है देखो, नाइट आपको रिवीजन करना है। अगर आपको लग रहा है कि सर मैंने पूरा दिन में थका हूं, मुझे कोई चैप्टर के ऊपर वीडियो देखनी है, कोई स्ट्रेटेजिक वीडियो देखनी है, आप यहाँ पर देख सकते हो नाइट के अंदर। ठीक है, आगे देखो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया, इससे आपको बहुत दूर रहना है। और ऐसे वीडियोस जो आपको बताए कि आईपी मैट तो बहुत सिलेबस वास्ट है, उसके बाद कट ऑफ बहुत हाई जाती है, बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है, ऐसे नेगेटिव वीडियोस पे आप कभी देखना नहीं है, क्योंकि इससे आपका मोटिवेशन डाउन होगा। तो इसीलिए डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। उसके साथ ही आप एक सिस्टम बना लो, उस सिस्टम को मेन क्या चीज़ है, फॉलो होने चाहिए। जैसे आपने कहा कि मुझे सुबह उठ के कॉन्ट्स पढ़ना है, कॉन्ट्स के अंदर मुझे प्रैक्टिस करना है, तो वो चीज़ डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। उस सिस्टम का अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। अगर मैं कहीं पर भी आज पढ़ाई नहीं करता हूं तो उसको रिस्पॉन्सिबल केवल केवल आप होंगे। और उसके साथ ही सबसे मेन चीज, अच्छे मेंटर के साथ आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि वो हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब अच्छे से ग्रुप बन जाएगा। जो आपको पूछना है, कोई मटेरियल चाहिए, आप डायरेक्टली मैसेज करो, कोई ना कोई आपको बच्चे जरूर देगा। तो इसीलिए एक ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये ग्रुप आपको ज्वाइन करना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका मोटा मोटा जो है सिलेबस और उसके साथ ही प्रिपरेशन होना चाहिए। एक अगर मैं समराइज करूं पूरे इस वीडियो को तो क्या करना है, देखो आपको पहले 3 मंथ्स के अंदर क्या करना है, सिलेबस खत्म करना है। उसके पहले क्या करना है, उसके पहले सबसे पहले बैठ के आपके सारे मिस्टेक्स देखने हैं कि मैंने कहां पर मिस्टेक किया है, कौन से पर्टिकुलर चैप्टर मेरे से रह गया था, या ऐसा कौन सा मिस्टेक अगर मैं इस बार दोबारा करता हूं जिससे क्या है मेरा प्रिपरेशन अगेन रह जाएगा, अगेन मैं आईएम से दूर चला जाऊंगा। ऐसी कोई मिस्टेक आपको करनी ही नहीं है। तो इसीलिए क्या करना है, एक बार बैठ के अच्छे से सारे मिस्टेक्स को लिख लो, उसके बाद आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ्स के अंदर आपको सिलेबस खत्म करना है। जनवरी एंड फरवरी में हर एक टॉपिक के ऊपर को एटलीस्ट 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए। उसके बाद मार्च के अंदर आपको लगाना है वीकली के 4 मॉक जो कि फुल लेंथ होने चाहिए। और इस फुल लेंथ मॉक के अंदर आपको क्या करना है, अगर आपने मॉक दिया, शाम के अंदर बैठ के उसको प्रॉपर एनालाइज करो, कहां पर मिस्टेक हो रहा है, कौन से वीक एरियाज को लिख के रखो, एंड आगे जाके उसको अप्रैल के मंथ के अंदर वीक एरियाज को काम कर सकते हो, ताकि जो है आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। एंड मार्च मंथ में डेली आपको एक मॉक लगाना है। अगर मैं कहूं कि सर कितने मॉक देने का सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट 70 to 80 आपको फुल लेंथ मॉक होने चाहिए। एटलीस्ट 70 to 80 आपके
फुल लेंथ मॉक होने ही चाहिए। ये आपका आइडियल टारगेट है पूरे एग्जामिनेशन तक। तो ऐसे स्ट्रेटजी फॉलो करो, डेफिनेटली आपका जो है यहाँ पर अप्रोच बिल्ड होगा और धीरे धीरे करके आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, और उसके साथ ही हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना है कि सर इसके ऊपर हमें वीडियो बनाइए, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करो, उसके ऊपर एक मैं अच्छा वीडियो लेकर आता हूँ और उसको मिलते हैं अगले वीडियो। तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।